चलिए एडजेक्टिव प्रैक्टिस क्लास नंबर हम लोग 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है, हाँ, टू ड्राइव इज एज डिफिकल्ट एज फिशिंग। टू ड्राइव इज एज डिफिकल्ट एज फिशिंग। अब स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट को समझाने के लिए मुझे स्टेटमेंट को लिखना पड़ता है। तो ड्राइव इज एज डिफिकल्ट, टू ड्राइव इज एज डिफिकल्ट एज फिशिंग। अब यहां पर बात करें कंपैरिजन का। यहां पर डबल एज का यूज आया हुआ है, यानी यह बीच में पॉजिटिव डिग्री का यूज किया गया है। पॉजिटिव डिग्री में हम लोग क्या करते हैं, दो नाउन के बीच हम लोग इक्वल दिखाने का काम करते हैं। अब यहां पर बात अगर हम लोग समझें, एक यहां पर फिशिंग है। फिशिंग को हम लोग कहते हैं वर्बल नाउन। वर्बल नाउन, वर्बल नाउन को हम लोग जीरंड भी कह देते हैं। ओके, अब इसको वर्बल नाउन नाम क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वर्ब से बनने वाला नाउन है तो वास्तव में ये फिश का फोर्थ फॉर्म फिशिंग, ओके, लेकिन ये यहाँ पर एज अ नाउन के रूप में यहाँ पर यूज हुआ है। अब आपको यह समझना है, जब हम लोग कंपैरिजन कर ही रहे हैं यहाँ से एज डिफिकल्ट एज, तो बात यहाँ पर कंपैरिजन की आ रही है। तो जब आप कंपैरिजन का यूज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर फिशिंग एक एक्शन है और वहां पे ड्राइव एक अलग एक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो कंपैरिजन यहां दो एक्शन के बीच हो रहा है। कंपैरिजन किसके बीच हो रहा है? दो एक्शन के बीच हो रहा है। तो जब हम लोग दो एक्शन के बीच कंपैरिजन करने का काम करेंगे तो यहां पर जिस प्रकार से आपके सामने फिशिंग वर्ब का यूज किया गया है, वहीं यहां पर टू ड्राइव का यूज ना करके हमें यूज करना चाहिए ड्राइविंग का यूज करना चाहिए। जब हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं दो एक्शन के बीच और वह दोनों एक्शन यहाँ पे वर्बल नाउन के रूप में यूज हो रहा है, तो हम लोग उस कंप्लीट एक्शन को दिखलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्बल नाउन यानी जिरंड यानी कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार से फिशिंग यूज किया गया है, आपको यहाँ पे टू ड्राइव का यूज ना करके हमें किसका यूज करना चाहिए? ड्राइविंग का यूज होना चाहिए या करना चाहिए। तो आंसर क्या बनता है? आंसर बनता है ड्राइविंग इज एज डिफिकल्ट एज फिशिंग। ओके, ड्राइविंग इज एज डिफिकल्ट एज फिशिंग, यानी जब कभी आप कंपैरिजन करें तो दो वर्बल नाउन में जिरंड को आप लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं उस एक्शन को दिखाने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है इट इज एज डिफिकल्ट टू स्विम एज ड्राइविंग। अब देखते हैं क्या कहा गया है। It is as difficult to swim. It is as difficult to swim as driving का यहाँ पर absence लिया गया। अब इसमें क्या गलती है वो समझते हैं। यहाँ कहा गया it is, यह है, as difficult और इस as का एक पेयर यहाँ पर है, डबल as का। इट इज एज डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट क्या चीज है? टू स्विम। ओके, फिर कहा एज ड्राइविंग। अब बात समझते हैं यहां पर क्या हो रही है। यहां पर जो है दोनों नाउन को यहां पर सब्जेक्ट बनने का यानी नाउन बनने का काम करना था। तो यहां पर हमने वर्बल नाउन के तौर पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म रखा। लेकिन यहां पर आपको समझना है, जैसे यहां पर एज डिफिकल्ट है तो इस टाइम क्या हुआ है, उस इन्फिनिटिव वाले फॉर्म को इसी एज के बीच में पुट कर दिया गया। कहने का सेंस है, जब हम लोग एज के साथ हम लोग एडजेक्टिव यानी कि पॉजिटिव डिग्री को रखते हैं और यहीं पर अगर आपको टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख जाए और फिर जाके आपको एज अगर दिखे, यानी कि फॉर्मेट जो है एज एडजेक्टिव यानी कि पॉजिटिव डिग्री, या एडजेक्टिव कौन सा डिग्री होगा? पॉजिटिव डिग्री। तो एज एडजेक्टिव और यहीं पर आपको टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख जाए और फिर आपको एज दिखे, तो ऐसे सेंस में यहां पर भी हम लोग वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। फिर से समझें, एज पॉजिटिव डिग्री के बाद अगर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको दिख रहा हो और उसके बाद फिर अगर आपको एज का यूज हो रहा है
तो ऐसे सेंस में यहां पर जो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो आपको यहां पर भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना पड़ता है। तो यहां पर समझे, इट इज एज डिफिकल्ट टू स्विम एज ड्राइविंग नहीं, यहां पर यूज होना चाहिए एज ड्राइव। फिर से मैं एक बार स्टेटमेंट पढ़ता हूं, इट इज एज डिफिकल्ट टू स्विम एज ड्राइविंग नहीं ड्राइव, क्योंकि यहां पर इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो इसके बाद भी आपको सेम यहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करना पड़ता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इट इज नॉट एज इजी टू राइट एज राइटिंग। ओके, इट इज नॉट एज easy to write as reading। क्वेश्चन मिट तो नहीं रहा है, चलिए ठीक है, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, क्या कहा गया? इट इज नॉट एज इजी टू राइट एज राइटिंग। अब यहां पे समझें, स्टेटमेंट सही से दिख तो रहा है शायद, चलिए ठीक है। इट इज नॉट एज इजी टू राइट एज राइटिंग। अब यहां पे इसको मैं नीचे भी लिख देता हूं, एज इजी, तो इजी पॉजिटिव डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। टू राइट, अब ये आ चुका है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर यहां पे पुट किया गया एज और यहां पर रखा गया है रीडिंग। सेम वही आपका लॉजिक काम करेगा, यहां पर एक एज आ चुका है और जस्ट यहां पे पॉजिटिव डिग्री यानी एडजेक्टिव, फिर यहां पे इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और यहां पे फिर से आपको एज दिख रहा है। तो कहने का सेंस है, जब आपको डबल एज के बीच में आपको एडजेक्टिव और फिर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो आगे जाके लास्ट वाले एज के बाद भी आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पुट करना पड़ता है। तो यहां पर से हमें रीडिंग को कैंसिल करके हमें लिखना पड़ता है रीड। तो आंसर बनता है इट इज नॉट कंप्लीट। अगर मैं लिख दूं इट इज नॉट एज इजी टू राइट एज रीड। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया क्वेश्चन नंबर, हाँ चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है? हाँ, दे हैड बेट, एक मिनट मैं इसे इरेज कर देता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है दे हैड बेटर डेड। ओके, दे हैड, ये तो इजी ही जाएगा। दे हैड बेटर डेड देन सरेंडर बिफोर द एनिमी का यहां सेंस है। जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं तब तक आप आंसर ढूंढ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आपको समझना है, हैड के साथ जब आप बैटर का यूज करते हैं, हैड बैटर, तो यह एक मॉडल का काम करता है। किसका काम करता है? मॉडल। जिस प्रकार से शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड ये सब होते हैं, उसी प्रकार से हैड बैटर भी एक मॉडल है। हैड बैटर साथ में आता है, ध्यान रखिएगा। तो हैड बेटर एक मॉडल का यूज काम करता है और आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, यू हैव अ गुड नॉलेज इन इंग्लिश। ओके, तो यहां पर आपको समझना चाहिए कि मॉडल के साथ हम लोग वर्ड का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहां पर डेड का स्पेलिंग नहीं, यहां पर डाई होना चाहिए। दे हैड बेटर डाई देन सरेंडर बिफोर द एनिमी। क्लियर हो गया? तो यहां पर बेटर डाई देन सरेंडर बिफोर द एनिमी। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया आई हैड रेदर रेड। आई हैड रेदर ही है, हाँ, आई हैड रेदर रीड देन वेस्टिंग। आई हैड रेदर रीड देन वेस्टिंग माई टाइम हियर। अब यहां पे समझते हैं, यहां पर आपको दिख रहा होगा, जब यहां पे मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डाई यूज किया है
और फिर यहाँ पर आया हुआ है देन, तो सरेंडर भी आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के तौर पे ही दिख रहा है। तो कहने का सेंस है जब आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं फिर देन यूज करते हैं, तो फिर जाके आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ही आगे कैरी करना पड़ता है। अब यहाँ समझिए, आई हैड रेदर, तो ये जिस प्रकार से हैड बेटर आपका मॉडल है, तो हैड रेदर भी क्या है, एक मॉडल ही है। तो मॉडल के बाद हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, रीड, आई हैड रेदर रीड देन। अब ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आ चुका है देन, तो यहाँ पर आपको वेस्टिंग का यूज ना करके आपको लिखना चाहिए वेस्ट। तो आंसर क्या बनता है, आई हैड रेदर रीड देन वेस्ट माई टाइम हियर। ओके, कहने का सेंस है आई हैड रेदर रीड, मुझे पढ़ लेना चाहिए था, देन वेस्ट माई टाइम हियर, यहाँ टाइम वेस्ट करने से अच्छा होता अगर मैं स्टडी यानी कि मैं रीड कर लिया होता या कर ली होती। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया ही इज जूनियर देन मी, ही इज जूनियर, ही इज जूनियर देन मी। अब यहां पे आपको समझना है, यहां जो एडजेक्टिव यूज किया गया है जूनियर, ओके, एडजेक्टिव जूनियर यूज किया गया है, तो कुछ वर्ड्स होते हैं, ध्यान रखेगा, जिसके साथ हम लोग यहां पर देन का यूज नहीं करते हैं। ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं, जूनियर आते हैं, सीनियर आते हैं, इंटीरियर आते हैं, एक्सटीरियर आते हैं, इन्फीरियर आ सकते हैं, इंटीरियर आ सकते हैं, ध्यान रखेगा, अल्टीरियर आ जाते हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द है, खासकर जिसके लास्ट में आपको आई ओ आर मिले, आई और जूनियर, सुपीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, आई ओ आर मिले, मतलब ऐसा एडजेक्टिव जिसके लास्ट में आपको आई ओ आर दिख जाता है लास्ट में, इसके साथ हम लोग कभी भी देन का यूज ना करके हम लोग किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। तो आंसर बनता है ही इज जूनियर देन मी नहीं, ही इज जूनियर टू मी का सेंस आता है। तो ये जितने भी एडजेक्टिव हैं जिसके लास्ट में आई ओ आर रहते हैं, उसमें हम लोग देन का यूज ना करके हम लोग प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। क्लियर? तो ही इज जूनियर टू मी, ही इज सीनियर टू मी, ओके, दिस इज इंटीरियर टू दैट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया अकॉर्डिंग टू राम मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी। ओके, अब यहां पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है मिल्क इज, वो ठीक है, अकॉर्डिंग टू राम, मैं लास्ट का बात लिख रहा हूं, जो भी वर्ड से, मिल्क इज प्रेफरेबल, मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी, यहां पर यूज किया गया। अब जिस प्रकार से मैंने कहा कि यहाँ जो भी एडजेक्टिव हो जिसके लास्ट में आई ओ आर आता है, उसके साथ हम लोग देन का यूज ना करके टू का यूज करते हैं। इसी में एक और वर्ड आता है प्रेफर, PREFER, प्रेफर के साथ भी हम लोग टू को ही कैरी करते हैं। और इसी प्रेफर से ध्यान रखेगा, हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, जब तो प्रेफर के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। और इसी प्रेफर से वर्ड बनता है प्रेफरेबल, क्या बनता है, प्रेफरेबल। तो इस प्रेफरेबल, तो प्रेफरेबल के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, टू, यानी प्रेफर के साथ आपको टू का यूज करना पड़ता है। तो प्रेफरेबल के साथ, प्रेफर से ही बना हुआ वर्ड है प्रेफरेबल, तो उसके साथ भी हमें कहीं ना कहीं टू का ही यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर प्रेफरेबल के साथ देन का यूज ना करके प्रेफरेबल के साथ हमें किसका यूज करना पड़ता है, टू का यूज करना पड़ता है। तो आंसर बनता है अकॉर्डिंग टू राम, राम ये अकॉर्डिंग टू राम मिल्क इज प्रेफरेबल टू टी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया सी इज मोर वाइजर देन हर ब्रदर। ओके, सी इज मोर वाइजर देन हर ब्रदर, सी इज मोर वाइजर, सी इज मोर वाइजर देन हर ब्रदर, यह स्टेटमेंट है। अब इसमें समझते हैं, अब दो या दो से ज्यादा वाले जो सिलेबल आते हैं, जिस प्रकार से हम लोग यूज करते हैं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो ये पॉजिटिव डिग्री है। इनका जब हम लोग कॉम्परेटिव बनाते हैं तो हम लोग लिखते हैं मोर ब्यूटीफुल। क्या होता है, मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, कॉम्परेटिव डिग्री। इसका सुपरलेटिव डिग्री हम लोग कैरी करते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ये होता है सुपरलेटिव डिग्री। अब यहां समझना, तो सी इज मोर वाइजर, तो हम लोग क्या करते हैं, मोर का यूज वैसे एडजेक्टिव के साथ करते हैं जो कि दो से ज्यादा सिलेबल आते हैं। और यहां मोर ब्यूटीफुल क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री है। लेकिन यह जो वाइज है,
पॉजिटिव डिग्री, इसका कॉम्परेटिव होता है वाइजर, और सुपरलेटिव हम लोग कैरी करते हैं वाइजेस्ट। तो वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। अब आप ही समझाइए या आप समझ सकते हैं कि वाइजर जो है ये अपने आप में कॉम्परेटिव डिग्री है। वाइजर कौन सा डिग्री है? अपने आप में यह कॉम्परेटिव डिग्री है। जो पहले से कॉम्परेटिव डिग्री है उसमें फिर से आप मोड का यूज करके और कितना कॉम्परेटिव बनाना चाहेंगे। ब्यूटीफुल पॉजिटिव है तो इसका कॉम्परेटिव बनाने के लिए हम लोग इसके पहले लगाते हैं मोड, लेकिन वाइजर इटसेल्फ अपने आप में वो कॉम्परेटिव डिग्री है तो उससे पहले आपको मोड का यूज करना नहीं चाहिए, इसलिए यहां से इस मोड को हटाना पड़ेगा। तो सी इज वाइजर देन हर ब्रदर होगा, ना कि सी इज मोर वाइजर देन हर ब्रदर का सेंस आता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 के बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया माई हाउस इज बेटर देन राम। ओके, इसका तो समझाना पड़ेगा। चलिए इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का स्टेटमेंट कह रहा है माई हाउस इज बेटर देन राम। माई हाउस इज बेटर देन राम। माई हाउस इज बेटर देन। अब आप ही समझाइए इसमें क्या गलती हो सकता है, या इसमें समझ के देखिए इसमें किस प्रकार की गलतियां मिल सकती हैं। माई हाउस इज बेटर देन राम, यानी कि मेरा घर अच्छा है राम से। माई हाउस इज बेटर देन राम, इसमें आपको समझना पड़ेगा कि कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट क्या आता है। तो कंपैरिजन का बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि कंपैरिजन हम लोग करते हैं इक्वल टर्म में। इक्वल टर्म कहने का मतलब है, ध्यान रखिएगा, जो एक जैसे हों। कहने का सेंस से ध्यान रखिएगा कि जैसे मेरे हाथ में मार्कर है तो इस मार्कर का कंपैरिजन आप किसी मार्कर से कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो दो मार्कर के बीच कंपैरिजन पॉसिबल है, लेकिन सपोज करते हैं यह मार्कर है, ओके, अब मेरे एक हाथ में यह बॉटल है, तो क्या मार्कर का कंपैरिजन हम लोग बॉटल से कर सकते हैं? नहीं, ये करना बिल्कुल इलॉजिकल है। कंपैरिजन हमेशा बराबर वालों के बीच किया जाता है, इसलिए बॉटल के साथ मार्कर का कंपैरिजन नहीं, हाँ इसके साथ एक और मार्कर का यूज किया जा सकता है। हाँ, अगर आप बॉटल का कंपैरिजन करना चाहते हैं तो इसके साथ एक और बॉटल को आपको लाना पड़ेगा, तब हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो कंपैरिजन हमेशा क्या होता है? बराबर वालों के साथ होता है, इक्वल टर्म में। अब आपको समझना है, यहां पर एक जगह लिखा हुआ है माय हाउस और यहां पर एक जगह लिखा हुआ है राम। तो क्या हाउस का कंपैरिजन राम से हो सकता है? बिल्कुल नहीं। हाउस का कंपैरिजन कभी भी राम से नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ ऐसा कहा जा सकता है कि मेरे घर का कंपैरिजन, मतलब माय हाउस का कंपैरिजन आप राम के घर से कर सकते हैं। मेरे घर का कंपैरिजन राम से नहीं हो सकता है, राम के घर से तो पॉसिबल है ना। जिस वजह से ध्यान रखेगा यहाँ पे राम लिखना बिल्कुल गलत है, इसको आपको इम्प्रूव करके लिखना पड़ेगा राम्स हाउस। क्या लिखना पड़ेगा? राम्स हाउस। तो स्टेटमेंट बनता है माय हाउस इज बेटर देन राम्स हाउस, ना कि राम लिखना पड़ेगा। अब बिल्कुल सही है, यहाँ पे माई एक एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है और राम्स जो इस हाउस के बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा है कि हाउस किसका है, तो राम्स का। तो ऐसे सेंस में ये भी क्या है? एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है। और कंपैरिजन किसके बीच हो रहा है? हाउस का कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं इस हाउस के साथ। तो कंप्लीट स्टेटमेंट कुछ यूं बनता है माय हाउस इज बेटर, माय हाउस इज बेटर देन राम्स हाउस, देन राम्स हाउस। क्लियर? तो हाउस का कंपैरिजन हाउस से हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 में मूव करते हैं। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 10? उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया द क्लाइमेट ऑफ उदयपुर, हाँ उदयपुर ही है, इज बेटर देन जयपुर। ओके, देख लेते हैं। द क्लाइमेट ऑफ उदयपुर, द क्लाइमेट ऑफ उदयपुर इज बेटर देन जयपुर। द क्लाइमेट ऑफ उदयपुर इज बेटर देन जयपुर। अब इसको समझिए क्या किया गया है। अब यहां पे कहा गया उदयपुर का जो क्लाइमेट है, बात किसकी हो रही है? बात उदयपुर की नहीं हो रही है, बात यहां पे उदयपुर के क्लाइमेट की हो रही है।
इज बेटर, ये बेटर है किससे, देन जयपुर। अब आप ही सोचिए, हम लोग उदयपुर का कंपैरिजन जयपुर से कर सकते हैं, लेकिन उदयपुर के क्लाइमेट का कंपैरिजन हमें जयपुर के क्लाइमेट से करना पड़ेगा, ना कि जयपुर से। तो उदयपुर का कंपैरिजन जयपुर से कीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब बात उदयपुर के क्लाइमेट की आ रही है तो वहां पर आपको जयपुर नहीं, जयपुर के क्लाइमेट की बात करनी पड़ेगी। तो यहां पर जयपुर लिखना बिल्कुल गलत है। आपको जिस प्रकार से यहां पर कहा गया है, मतलब फॉर्मेट बनाया गया है द क्लाइमेट ऑफ उदयपुर, तो यहां पर आपको लिखना चाहिए द क्लाइमेट ऑफ जयपुर, द क्लाइमेट ऑफ जयपुर, ये कंप्लीट बनता है। आंसर बनना चाहिए द क्लाइमेट ऑफ उदयपुर इज बेटर देन, और यहां से नीचे आ जाइए द क्लाइमेट ऑफ जयपुर। एक बार फिर से मैं कंप्लीट पढ़ता हूं, देखिए क्या लिखा गया है, द क्लाइमेट ऑफ उदयपुर इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ जयपुर। अब बात हुई ना, उदयपुर के क्लाइमेट का कंपैरिजन किससे हो रहा है, जयपुर के क्लाइमेट से हो रहा है, और ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें एक हल्का सा क्लिंच आ जाता है या एरर आ जाता है। क्या एरर है, इस एक ही सेंटेंस में मैंने क्लाइमेट नाउन को 2 बार यूज कर लिया है। क्लाइमेट नाउन यहां पर 2 बार यूज हो चुका है, तो इसको क्या करते हैं, यहां पर से द क्लाइमेट को हम लोग हटाते हैं और इसके जगह हम लोग लिखते हैं दैट ऑफ जयपुर, दैट ऑफ जयपुर। तो कंप्लीट स्टेटमेंट बनता है द क्लाइमेट ऑफ उदयपुर, द क्लाइमेट ऑफ उदयपुर इज बेटर, द क्लाइमेट ऑफ उदयपुर इज बेटर देन दैट ऑफ जयपुर, द क्लाइमेट ऑफ उदयपुर इज बेटर देन दैट ऑफ जयपुर। तो यहां पर डैट क्या हुआ है, डैट यहां पे क्लाइमेट जो नाउन है उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोगों ने यूज किया है। एक बार फिर से मैं स्टेटमेंट को पढ़ रहा हूं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, द क्लाइमेट ऑफ उदयपुर इज बेटर देन दैट ऑफ जयपुर। क्लियर हो गया। तो कंपैरिजन जयपुर के साथ में बात यहां हो रही है जयपुर के क्लाइमेट की, इसलिए यूज किया गया दैट ऑफ जयपुर यूज किया गया। क्लियर। तो ये हम लोगों का 10 और क्वेश्चंस हम लोगों का आज का समाप्त हुआ। अब बढ़ते हैं अगले 10 क्वेश्चन की तरफ, यानी एडजेक्टिव का प्रैक्टिस क्लास नंबर 4।